कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों सवाल हल किए थे। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित एक और क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हल करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि 616 सदस्यों वाली एक जो सेना की टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे कि जब हम 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो 616 और 32 का जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी बराबर होगी किसके, 616 व 32 का एचसीएफ। 616 और 32 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो 616 और 32 का एचसीएफ हम किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ जो है 616 बड़ी संख्या है किससे, 32 से। 616 क्या है, बड़ी संख्या है 32 से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या कहती है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी बड़ी संख्या जो होती है उसको हमें ए मानना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 616 व बी बराबर हम क्या मान लेंगे, 32 है। फिर हमें कौन सी प्रमेय की सहायता से हम कौन सी एल्गोरिथम की सहायता से हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो है हमारे पास 616, बी का मान है 32 और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है और प्लस आर का मान, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है रब कार्य में हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है 616 उसमें हम किसका भाग लगा देंगे, 32 का। तो बड़ी संख्या 616 का भाग हम 32 में लगाते हैं, क्या आता है, तो भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे हम सबसे पहले। तो 61 लेंगे, 32 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे, 32 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 32 एकम 32, 61 में से 32 घटाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। अब 32 29 शेषफल हमारे पास क्या है, 29 आया। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, ऊपर से उतारेंगे 6, जब तक ऊपर संख्या तब तक उसको भाग देना है हमें। तो 6 उतारा, अब हमें कितनी बार भाग जाएगा, तो 32 में किसका गुणा करें ताकि 296 या 296 से कम संख्या आ जाए, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो 9 का गुणा कर लेते हैं, 9 दूनी 18 की 8, हासिल के 1, 9 तिया 27 ने 28। तो यहाँ पे देखो 296 से छोटी संख्या है 288, तो घटा लेते हैं हम यहाँ पे 16 में से एक उधार लेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8, या बचे 8 में से 8 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे कुछ भी नहीं। तो हमारे पास शेषफल कितना आया, 8 आया, और भागफल क्या आया, 19 आया। तो भागफल 19 आया और शेषफल क्या आया, 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि शेषफल का मान 0 नहीं हुआ है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को वापस हमें रिपीट करना है। जब तक शेषफल का मान 0 नहीं हो जाता तब तक हमें उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को रिपीट करना है। पुनः हम मान लेंगे कि पुनः अब 32 जो होगा वो ए बन जाएगा, क्योंकि 616 को तो हमने सोल्व कर लिया है। वह बी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वापस लगाना हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगी, वापस वो यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो हमारे पास है 32 और बी का मान है 8 है,
अब भागफल और शेषफल, अब हमें क्या करना है, 8 का भाग जो है वो किस में 32 में लगाना है। 8 का भाग किस में लगाना है, हमें 32 में लगाना है। तो देखो 8 के पहाड़े में 32 आता है, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा और 32 में से 32 घटाएंगे क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास शेषफल तो क्या आ गया, 0 आ गया और भागफल क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि जब शेषफल का मान 0 हो जाता है तो जब शेषफल का मान 0 हो जाता है तो अंत में जो b के स्थान पर रहता है, लास्ट में जो b के स्थान पर रहता है, जिससे हम लास्ट में भाग देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, अंत में जो b के स्थान पर क्या है, 8 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। तो अतः इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। इस प्रकार हमने इस सवाल को हल किया। स्तंभों की अधिकतम संख्या हमने निकाली 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करके, और 616 और 32 का एचसीएफ हमने किससे ज्ञात किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात किया, जिसमें दोनों में से जो बड़ी संख्या थी 616 उसको ए लिया, छोटी संख्या 32 को हमने बी लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने लगाई, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, एक बड़ी संख्या को ए के स्थान पर रखना है, 616 बराबर बी के स्थान पर 32 है। अब क्यू और आर, तो 32 का भाग 616 में लगाएंगे तो जो भागफल आएगा उसको 32 के गुणे में, और जो शेषफल आएगा उसको प्लस में लिखेंगे हम। तो 32 का भाग 616 में लगाया, 19 बार भाग गया पूरा, और शेषफल क्या बचा, 8 बचा। तो यानी कि 19 भागफल के स्थान पर 19 और शेषफल के स्थान पर 8। चूंकि शेषफल का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए पुनः वापस हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को रिपीट किया। यानी अब जो ए था वो 32 हो जाएगा, अब बी है वो 8 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने वापस लगाई, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 32, बी का मान है 8 इंटू यानी भागफल। अब 8 का भाग 32 में लगाना है, यानी 8 का भाग 32 में लगाएंगे। 8 की पहाड़ी में 32 आता है, 4 बार बोलने पर 32 से 32 घटाया 0, तो 8 इंटू 4 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0, यानी भागफल 4 था और शेषफल 0 था। अब चूंकि शेषफल का मान 0 हो चुका है, इसलिए जो लास्ट में जो हमें b के स्थान पर जो भाजक रहेगा, जो अंत का जो भाजक रहेगा वही क्या होगा, उसका एचसीएफ कहलाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है हमें वह धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी यहाँ पे एक तरह से हमें सिद्ध करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, और क्यू जो है कोई पूर्णांक हो सकता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। माना कि सर्वप्रथम हम वह धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें विषम पूर्णांक बताना है, तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। हमने क्या मान लिया, वह धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय का कथन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक अद्वितीय संख्या क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान हो कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या है, आर का मान होता है 0 से बड़ा होता है बराबर होता है। जहां आर का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है, परंतु बी से क्या होता है छोटा होता है, परंतु बी से छोटा होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, एक तो ए है और बी यानी क्यू का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे क्यू का मल्टीप्लाई क्वेश्चन में क्यू के मल्टीप्लाई 6 दे रखा है, यहाँ पे क्यू का मल्टीप्लाई 6 दे रखा है, यहाँ पे भी क्यू का मल्टीप्लाई 6 है, यानी बी बराबर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे बी बराबर क्या रखेंगे हम 6 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर, जहाँ जो शेषफल है आर का मान वो 0 से तो बड़ा है और
छोटा किससे है, बी का मान क्या है 6 से छोटा है, इसलिए मैं यानी कि शेषफल के जो मान होंगे वो 0 से बड़े होंगे, 0 के बराबर होंगे, लेकिन 6 से छोटे होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए संभावित शेषफल जो होंगे, संभावित शेषफल आर जो होंगे कौन कौन हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर दे रखा है, तो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा है। 6 यहाँ पे बराबर नहीं दिया हुआ हमें, यहाँ पे बराबर दिया होता तो हम 6 भी लिखते, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए 6 से छोटी संख्या लिखना है हमें 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, अब इसलिए संभावित शेषफल हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, है ना। अब वह धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, यानी आर के स्थान पर क्रमशः हम ये वैल्यू रखते जाएंगे, तो वह धनात्मक पूर्णांक आर बराबर क्या हो जाएगा 6q + 0 या 6q, ए बराबर 6q + 1, है ना, या ए बराबर 6q + 2 या ए बराबर 6q + 3 या ए बराबर 6q + 4 या ए बराबर 6q + 5, ये हो सकते हैं। अब ये धनात्मक पूर्णांक ये हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से किसमें 2 का भाग जाए। हमें पता है कि सम धनात्मक पूर्णांक कब होता है, जब उसमें उस संख्या में 2 का भाग चला जाए पूरा, तो वो सम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 6q + 0 है, 6q में अगर 0 ऐड करेंगे 6q रहेगा। अब 6q में यानी 2 का भाग जा सकता है, 2 × 6, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 6q + 2 है, इसमें भी 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा, और 6q + 4 है, तो 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, यानी इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है। अब जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या कहलाती है, सम धनात्मक पूर्णांक या सम संख्या कहलाती है, अर्थात ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। जबकि हमें सिद्ध करना है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, परंतु इन तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इन तीनों में 2 का भाग क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 में 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना। ये 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। या इस तरह से समझ सकते हैं कि इनमें इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेने पर भाग चला जाएगा, लेकिन इन तीनों संख्याओं में हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, अतः इन तीनों का में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए ये तो हो जाएंगे सम धनात्मक पूर्णांक और ये हो जाएंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परंतु 6q + 2 व 6q + 4 में 2 से भाग जाने से यह सम धनात्मक पूर्णांक है। हमें सम धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, हमें तो विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो सम धनात्मक पूर्णांक है, अतः वह धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक बार और समझ लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमें क्या दिया था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हम क्या मान लेंगे, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, इसलिए वह विषम पूर्णांक हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r, जहाँ r का मान यानी शेषफल का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, उसके बराबर होता है, b से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे b का मान देखो, यहाँ पे q का मल्टीप्लाई b है, यहाँ पे q का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, यहाँ पे भी q का मल्टीप्लाई 6, q का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 6 आ रहा, इसलिए b को क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या रख सकते हैं, हम 6 रख सकते हैं। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने b के स्थान पर 6 रखा है, यानी a = 6q + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन b के स्थान पर 6 रख दिया हमने, यानी 6 से छोटा है। इसलिए संभावित शेषफल यानी शेषफल r के मान हमारे पास क्या क्या हो गए, 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है।
ठीक है। तो वह धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यानी हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r के स्थान पर क्रमशः ही शेषफल रखते जाएंगे। तो पहले क्या रखेंगे, 6 प्लस r के स्थान पर क्या रखा, 0, या तो फिर ये हो सकता है, या a बराबर 6 प्लस 1, या a बराबर 6 प्लस 2, या a बराबर 6 प्लस 3, या a बराबर 6 प्लस 4, या a बराबर 6 प्लस 5। परंतु जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो समधनात्मक पूर्णांक होती है, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 में 2 कॉमन लेके हम इसमें भाग दे सकते हैं, परंतु 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, अर्थात इसमें भाग नहीं जाएगा। तो है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 में 2 से भाग जाने से ये समधनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इन्हें तो हम क्या कर देंगे, उपेक्षित कर लेंगे, यानी छोड़ देंगे। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक की जरूरत है, तो अतः वह धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। आइए इसी की सिमिलर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो उदाहरण से है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सेम उसी की जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें 6 के स्थान पर क्या आ गया है, q आ गया है। इसको सोल्व करते हैं, आइए इसको सोल्व करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है, तो विषम पूर्णांक a है। फिर हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, परंतु BC क्या होता है, छोटा होता है ना। तो यहाँ B बराबर हम क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे Q का गुणांक B है, Q का मल्टीप्लायर B है, तो यहाँ पे Q का मल्टीप्लायर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, 4, यहाँ पे भी 4 दे रखा है, तो B बराबर क्या रखेंगे हम, 4 रखने पर, तो b बराबर हम 4 रखते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, 4q प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर है, परंतु 4 से क्या है, छोटा है, परंतु 4 से क्या है, छोटा है, इसलिए संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, संभावित शेषफल r बराबर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से छोटी संख्याएं हो सकती है लेकिन 4 नहीं हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3 इसके संभावित शेषफल हो सकते हैं। अब ये r के स्थान पर हम क्रमशः 0, 1, 2 और 3 रखेंगे, ठीक है, 0, 1, 2 और 3 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए वह धनात्मक पूर्णांक a जो होगा वो क्या होगा, 4q प्लस 0, या a बराबर 4q प्लस 1, या a बराबर 4q प्लस 2, या a बराबर 4q प्लस 3 होगा। ठीक है, पिछले उदाहरण में भी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4q में 0 ऐड करेंगे, 4q रहेगा, 4q से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार 4q प्लस 2 से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब दोनों में से 2 कॉमन लेकर 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग भी उसमें चला जाएगा, परंतु यहाँ पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में से 2 कॉमन नहीं ले सकते, या इस तरह समझे कि 2 का भाग 4 में चला जाएगा लेकिन 1 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, इसलिए ये तो क्या हो गए, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए, और ये क्या हो गए, सम धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परंतु 4q व 4q प्लस 2 में 2 से, है ना, 2 से भाग जाने से, या विभाजित 2 से विभाजित होने से भी लिख सकते हैं, भाग जाने से सम धनात्मक पूर्णांक है ना, सम धनात्मक पूर्णांक है।
इसलिए या अतः वह धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इस प्रकार हम ये दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। जहाँ q कोई पूर्णांक है तो माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r, जहाँ r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान क्या रखेंगे हम, यहाँ पे q का गुणांक 4 दे रखा है, इसलिए b का मान क्या रखना हमें, यानी भाजक क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो b = 4 रखने पर 4 रखा हमने, तो 4q + r, जहाँ r का मान जो है वो 0 से तो बड़ा है, उसके बराबर है, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे, r = 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4 से छोटी संख्या है, इसका संभावित शेषफल हो गए। अब हमें यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसमें r के स्थान पर क्रमशः 0, 1, 2, 3 रखते हैं, तो हमें कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, तो वह धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं a = 4q + 0 या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3। लेकिन हमें पता है कि जिन संख्याओं में 2 से भाग जाता है वो सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ 4q और 4q + 2 में क्या हो रहा है, 2 से भाग जाने से सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः वह धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हमने पढ़ा। इन प्रश्नों का हल करने का आपको प्रयास करना है। अगर कोई समस्या आती है आपको या किसी भी चीज़ में आपको अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।